नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साधारण ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एलिगेशन मेथड समझा था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर कि एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये 12%, 16% और 18% की दर से 3 व्यक्तियों से उधार लिए और 1 वर्ष के बाद 75,180 रुपये लौटाए। यदि पहले व्यक्ति से लिए गए रुपए तीसरे व्यक्ति से लिए रुपए से 2/7 गुना कम हैं, तो बताओ कि दूसरे व्यक्ति से कितने रुपए उधार लिए। तो है तो ये एलिगेशन मेथड ही, पर इसमें थोड़ा सा अलग तरीका हमें लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर दोबारा आपको जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उस पर लेकर जाऊंगा। यहाँ से एक अलग चीज़ हम समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने कैसे सोल्व करना है। तो लास्ट, अगर आपको याद हो तो ये लास्ट क्वेश्चन था कल की वीडियो का। पहले इस क्वेश्चन से हम एक तरीका समझते हैं क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये 2 भाग में बांटकर, एक भाग है 12% की दर से और दूसरा भाग है 10% की दर से उधार लिए और 2 वर्ष के बाद उसने इतने रुपए चुकाए, तो हमें 12% की दर से उधार लिए गए पैसे पूछे गए हैं। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन, हम एक तरीका तो हमारे पास ये था कि 2 स्कीम है। पहली में हमारे पास 12% रेट है, दर है, और दूसरी स्कीम में हमारे पास 10% दर है। अलग अलग 2 हिस्सों की दर हमें दे रखी है। रुपए और ब्याज से हम कंप्लीट इकट्ठा जो ब्याज की दर है वो निकाल सकते हैं। जैसे 30,000 रुपये से उसने लौटाए 36,480 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि इसने 6480 रुपये क्या चुकाया है, ब्याज चुकाया है। किस पर? 30,000 पर। तो इस ब्याज से ब्याज गुना 100 बटा मूलधन मेरे पास कितना है, 30,000 है, और गुना अगर मैं कर दूँ समय जो कितना है 2 वर्ष, तो इससे मुझे 30,000 पर मिलने वाले ब्याज का टोटल परसेंटेज मिल जाएगा कि ब्याज कितने परसेंट था। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। इससे अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी 3, 2 और 4 पर। यहाँ से अगर 30 से इसको सोल्व करते हैं तो 3 से अगर पहले सोल्व कर लेते हैं तो 10 दिया 30, 8 दिया 24, ये वैल्यू आ गई और 1 0 का मतलब हो गया पॉइंट लग जाएगा। यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ कि 30,000 रुपये से जो उसने 2 वर्ष के बाद राशि चुकाई है वो टोटल 10.8% ब्याज उसने चुकाया है। इकट्ठा ब्याज ये है। अगर इकट्ठे ब्याज की परसेंटेज मैं बीच में लिख दूं तो ये हमेशा जो इनका अंतर होगा वो अनुपात बना देगा किसका, राशि का। जैसे अगर इनका अंतर करते हैं तो यहाँ जो अंतर आया है वो आया है 0.8। 12 और 10.8 का जो अंतर करेंगे वो हमारे पास आएगा 1.2। अगर इसका रेशो बनाएं तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। रेशो जो मेरे पास आ गया वो 2 और 3 आ गया। टोटल रेशो मेरे पास है 5 और टोटल जो रुपए राशि मेरे पास है वो कितनी है, 30,000 है। यानी इससे मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 6,000। तो अब इस स्कीम में मैंने, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो इस स्कीम में मैंने 12,000 रुपये लगाए हैं और इस स्कीम में कितने लगाए हैं, 18,000। ठीक है, ये तरीका था जो अब तक हमने लगाया है। पर जो आज का क्वेश्चन है उस पर हम ये तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी सोल्व किया जा सकता है। जैसे रुपए कितने हैं, 30,000। टोटल 30,000 रुपये है जो उसने 2 भागों में उधार लिए हैं। रेट क्या है, पहले पर 12% और दूसरे पर 10%। जो उसने टोटल ब्याज चुकाया है वो कितना चुकाया है, 6480 रुपये। यानी 2 वर्ष में उसने 6480 रुपये ब्याज चुकाया है। कंसेप्ट हमने समझना है अगले क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर 2 वर्ष के लिए उसने 6480 रुपये ब्याज चुकाया है तो 1 वर्ष का जो उसका ब्याज होगा वो होगा 3240 रुपये। साधारण ब्याज है इसलिए 1 वर्ष में वो 3240 रुपये ब्याज चुकाएगा। डायरेक्ट करने का तरीका,
30,000 रुपये राशि है जिसमें 1 वर्ष का ब्याज है 3240 रुपये, पर उसने इस 30,000 राशि को 2 भागों में बांट के उधार दिए हैं या लिए हैं, जो भी है इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्या लिया है उधार। तो एक बात कि अगर मैं इस 30,000 का 10% निकाल दूँ, 30,000 का मैं 10% निकाल दूँ, जो कि कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। यानी मैंने टोटल राशि का 10% निकाल दिया, जो कितना आ गया, 3,000 आ गया। तो आप कहोगे जो सेकंड स्कीम, दूसरी स्कीम थी या दूसरा भाग था, उसका जो भी राशि थी उसका मैंने 10% निकाल लिया। इधर जो दूसरा हिस्सा था वो 12% था, तो उसको अगर मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करूं तो 10% और 2% है। तो यानी इस राशि का भी 10% आ गया, इस राशि का भी 10% आ गया, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो 30,000 है। क्योंकि 30,000 को 2 हिस्सों में बांटकर उसने उधार लिए हैं, तो अगर मैं टोटल राशि का 10% निकाल देता हूं तो वो कहेगा जी इसका तो कंप्लीट जो ब्याज था वो आ चुका है, पर जो इस हिस्से में जो राशि थी उसका ब्याज सिर्फ कितना आया है, 10% आया है। अभी भी पहले हिस्से में जो रुपए उधार लिए गए थे उसका 2% बच गया। और अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास जो ब्याज बच गया वो कितना बच गया, 240 रुपये बच गया। जो टोटल ब्याज था वो 3240 था। मैंने 3,000 रुपये ब्याज निकाल लिया कंप्लीट राशि का 10%, तो जो 240 रुपये तो हमारे पास ब्याज बच गया। और वो किसका ब्याज बच गया, जो पहली स्कीम का 2% था वो बच गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहली स्कीम का 2% किसके बराबर है, 240 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका भाग दे देंगे 120। यानी पहली स्कीम का अगर 1% 120 है तो उसकी कंप्लीट राशि कितनी होगी, 100% होगी। इसका मतलब वो कितना हो गया, 12,000 हो गया। और पहली स्कीम की जो वैल्यू आई थी वो 12,000 रुपये ही आई थी। यानी दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है डायरेक्ट इसको करने का। तो पहली स्कीम में 12,000 रुपये है, टोटल 30,000 है, तो दूसरी स्कीम में बचा हुआ कितना हो गया, 18,000 हो गया। क्लियर। यही कंसेप्ट अब हमने उस क्वेश्चन पर लगाना है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर 25 नंबर पर। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये 3 व्यक्तियों से उधार लिए हैं। क्योंकि 3 आ गया, इसमें अब एलिगेशन मेथड हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, अलग अलग 12%, 16% और 18% की दर से। और तीनों व्यक्तियों से उधार लिए गए हैं, उससे 1 वर्ष के बाद वो कितने लौटाता है, 75,180 रुपये। यानी उधार तो उसने लिए हैं कितने, 65,000 रुपये, ये तो राशि है। और जो ब्याज चुकाया है हो कितना गया, 75,180। तो यहाँ से कह सकते हैं जो ब्याज चुकाया है उसने वो चुकाया है 10,180 रुपये। यानी ये टोटल उसने क्या चुका दिया, ब्याज चुका दिया। और 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, पहला 12% से, दूसरे से 16% और तीसरे से 18%। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है कि पहले व्यक्ति से लिए गए रुपए तीसरे व्यक्ति से रुपए लिए गए से क्या है, 2/7 गुना कम है। यानी पहले से जो रुपए ले रहा है वो जो तीसरे व्यक्ति से रुपए ले रहा है उससे 2/7 गुना कम है। इसका मतलब अगर ये 7 है तो इसमें 2 कम है, इससे कितने लिए हैं, 5 लिए हैं। यानी पहले और तीसरे व्यक्ति का जो रेशो है वो क्या है, 5 और 7 है। अब पहले व्यक्ति से जो परसेंटेज है वो कितनी है, 12। यानी इससे जो रुपए लिए गए हैं वो 12% और तीसरे व्यक्ति से जो रुपए लिए गए हैं वो कितने हैं, 18%। इसका मतलब ये है कि अगर पहले व्यक्ति के पास से 5 यूनिट राशि ली है तो उससे 12% उसने ब्याज दिया है, दूसरे से 7 यूनिट राशि ली है तो उससे 18% ब्याज लिया है। क्या यहाँ से अगर इनको अलग अलग मैं करूँ तो 12% और 18% क्या रेशो और ब्याज से मैं ये टोटल पता कर सकता हूँ क्या, कि अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों की राशि को इकट्ठा उधार दूँ या दूँ तो मुझे कितना % ब्याज मिलेगा। कंबाइन इसका हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट के बराबर 12% हो गया तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, 12×5 = 60।
और यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 18 7 हो गया 126। रेशो को हम एज ए संख्या मान सकते हैं, तो 5 की वैल्यू 12 है और 7 की वैल्यू 18 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 186 आ गई। टोटल जोड़ 186 है और ये टोटल कितना हो गया, संख्या 12। अगर मैं 12 का भाग दे दूं तो आप कहोगे जी 12 1 12, 6 बच गया, 12 5 60 और फिर 6 बच गया, पॉइंट आएगा 12 5 60, यानी 15.5% आ गया। 15.5% इन दोनों का कंबाइन परसेंटेज आ गया। एक बार अगर रिपीट करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी, ए पहले और तीसरे की जो राशि है, अगर पहले की राशि मैं 12% के हिसाब से और तीसरे की राशि 18% के हिसाब से अलग अलग उधार लूं, या दोनों की इकट्ठी राशि एक साथ 15.5% के हिसाब से उधार लूं तो उतना ही ब्याज बनेगा। यानी इनको अलग अलग इसी हिसाब से और इकट्ठा इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 15.5%। ये चीज़ हम स्टार्टिंग में जो एलिगेशन मेथड समझते हैं या औसत टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ ये चीज़ समझते हैं। तो अब इस केस में मैं कह सकता हूँ क्या कि पहले और तीसरे से मिलने वाला जो ब्याज है वो कंबाइन मेरे पास कितना आ गया, 15.5% आ गया। यानी इन दोनों की अगर मैं इकट्ठी राशि उधार लेता तो कंबाइन ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 15.5। और जो दूसरा व्यक्ति बच गया उससे जो उधार लिए हैं उससे परसेंटेज मेरे पास कितनी है, 16% है ये। और हमसे जो पूछा गया है वो दूसरे व्यक्ति से उधार लिए गए रुपए पूछे गए हैं। तो अब यहाँ वही तरीका लगाएंगे सेम। अगर मैं इस 65,000 रुपये का 15.5% निकाल दूँ, 65,000 रुपये का, क्योंकि 65,000 रुपये इसमें और इसमें तीनों में बांट कर उधार लिए गए हैं। अगर मैं 65,000 रुपये का 15.5% निकाल दूं तो मेरे पास इन सब का 15.5% के हिसाब से ब्याज आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट हटाता हूँ 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। अब मुझे 65 और 155 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 65 5 होता है 325, 32 हासिल आ जाएगी। फिर 65 5 325 और 32 को अगर जोड़ देंगे तो 357, 35 और 65 और 35 होता है 100। यानी 10,075 रुपये क्या आ गया, 65,000 रुपये राशि का 15.5% ब्याज आ गया। तब ये कहेगा, पहला और तीसरा व्यक्ति कहेगा जी हमें जो ब्याज मिला था वो तो हमारा आ चुका है कंप्लीट, क्योंकि ये 65,000 इन तीनों में बांटे गए थे, तो इनको जितने भी रुपए मिले उसका 15.5% ही तो ब्याज आना था। तो ये कहेंगे हमारा ब्याज तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने पूरी राशि का ही 15.5% निकाल दिया। पर ये दूसरा व्यक्ति कहेगा कि जी मैंने जो ब्याज लेना है वो 16% लेना है, आपने 15.5% निकाला है, इसका मतलब अभी भी मेरा 0.5% ब्याज शेष रह गया। इसका अभी भी 0.5% ब्याज क्या रह गया, शेष रह गया। अगर देखा जाए तो टोटल ब्याज है कितना, 10,180 और 15.5 के हिसाब से हमें निकाला हमने कितना है, 10,085। यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो अभी भी क्या 105 रुपये ब्याज बच गया। जो 105 रुपये ब्याज बच गया वो दूसरे व्यक्ति का है और कितने परसेंट के बराबर है, 0.5% के बराबर है। यहाँ से ये क्वेश्चन अब सोल्व हो चुका है, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू ये आ चुकी है। अगर इसको हम देखें तो 0.5% के बराबर मेरे पास 105 है। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 210 हो गई। 1% की वैल्यू 210 है, तो दूसरे व्यक्ति की राशि अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21,000 रुपये हो जाएगी। यानी दूसरे व्यक्ति से जो रुपए उधार लिए गए थे वो कितने थे, 21,000 रुपये थे। एक बार अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और रिपीट करूं, क्योंकि ये इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो एलिगेशन के आसान क्वेश्चन थे। वहाँ सिर्फ क्या दे रखे थे, 2 ही व्यक्ति दे रखे थे, तो उससे हमने टोटल ब्याज का परसेंटेज निकाला और एलिगेशन मेथड लगा दिया और रेशो बन गया, रेशो से हमने बांट दिया।
3 के केस में हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जो ये हिंट दे रखा है पहले और तीसरे व्यक्ति का, इससे मुझे पहले और तीसरे व्यक्ति का क्या मिल गया, कंबाइन परसेंट मिल गया। और इस कंबाइन परसेंट और सेकंड व्यक्ति का जो परसेंट है उससे हमें ब्याज जो प्राप्त होगा उसमें हमें दूसरे व्यक्ति का जो ब्याज और परसेंट बचा हुआ मिल जाएगा और उससे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब अगर बात पहले और तीसरे का पूछे, वैसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, फिर भी 21,000 रुपये दूसरे व्यक्ति को मिले हैं तो बाकी कितने बच गए हैं, 65,000 में से 21,000 हम निकाल देंगे तो 44,000 शेष बचेंगे। ये बचे हुए 44,000 रुपये हैं, ये किसके हैं, पहले और तीसरे व्यक्ति के हैं। अगर इनको बांटना होगा तो इनका रेशो हमारे पास है, उससे बांटा जा सकता है, पर हमसे ज़्यादातर केस में यही पूछेगा। एक क्वेश्चन और सेम ऐसा ही कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये 3 व्यक्तियों से 15%, 16% व 27% की दर से उधार लिए। यदि पहले से उधार ली गई राशि तीसरे व्यक्ति से उधार ली राशि का 20% है और 2 वर्ष के बाद वह 1,16,400 रुपये लौटाता है तो दूसरे व्यक्ति से कितने रुपए उधार लिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फिर से इसको लिखता हूँ, टोटल राशि कितनी है, 80,000, लौटाए कितने हैं, 1,16,400 रुपये। इसका मतलब जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 36,400 रुपये। ठीक है, 36,400 रुपये ब्याज लौटाता है वो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष का ब्याज 36,400 रुपये, तो आप बताओ 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। अब कहोगे जी 18,200 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये पर जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो कितना है, 18,200 रुपये है। इससे हमने कैलकुलेट करना है। अब ये कहता है कि जो पहले व्यक्ति से उधार ली गई राशि थी वो तीसरे व्यक्ति से उधार ली गई राशि का क्या है, 20% है। यानी अगर ये 5 है तो पहले व्यक्ति से क्या लिया है, उधार 1 लिया है। ये राशि का अनुपात है। और हमारे पास जो पहले व्यक्ति से उधार लिए गए राशि है वो कितनी है, 15%, और तीसरे व्यक्ति से जो उधार ली गई राशि है वो कितनी है, 27%। यानी इन दोनों की राशि का अनुपात है 1 और 5 और इनका अलग अलग परसेंट है वो कितना है, 15 और 27। अगर हमारे पास परसेंट हो, अनुपात हो, तो क्या इन दोनों का कंबाइन परसेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि हम अनुपात को एज ए संख्या मान सकते हैं कि 1 15 के हिसाब से होगा तो 15 हो जाएगा और 5 यूनिट 27 के हिसाब से होगा तो 27 5 होता है 135। तो टोटल जो जोड़ हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, 150। और टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 6। अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 25% आ गई। यानी कि इसका मतलब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की अलग अलग राशि है 1 और 5। अगर मैं इन दोनों को, इसकी राशि को 15% के हिसाब से और इसकी राशि को 27% के हिसाब से उधार दूं तो जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज इन दोनों की राशि को मिलाकर अगर मैं 25% के हिसाब से उधार दूं तो प्राप्त होगा। यानी या तो मैं इन दोनों की राशि अलग अलग इस हिसाब से उधार दे दूं या मैं पहले और तीसरे व्यक्ति की जो राशि है उसे इकट्ठा 25% के हिसाब से उधार पर दे दूं, एक ही बात है। और ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं। कहाँ पर, एवरेज टॉपिक में सीखते हैं, रेशो टॉपिक में हम सीखते हैं। ये एक अलग हिंट था इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें पता है कि पहले और तीसरे व्यक्ति की कंबाइन परसेंटेज आ गई 25 और दूसरे व्यक्ति की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी है, 16। ठीक, यहाँ से हमें ब्याज निकालना है। टोटल ब्याज 1 वर्ष का हमारे पास आ चुका है 18,200। अगर मैं 80,000 का 16% निकाल दूँ, 80,000 का 16% निकाल दूँ तो आप कहोगे जो आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 8 होता है 128, यानी कितना आ जाएगा, 12,800 आ जाएगा। क्लियर, यानी 12,800 रुपये ब्याज आ गया, 16% आ गया किनका, इन सब का।
क्योंकि मैंने कंबाइंड राशि का ये निकाल दिया था। तो 12,800 रुपये आ गया। अगर मैं 12,800 रुपये इसमें से माइनस कर दूं तो ये 5200 और 2 5400 रुपये बच गए। 5400 रुपये इसमें से बच चुके हैं। अब ये 5400 रुपये किसके बच गए? तो ये दूसरा व्यक्ति कहेगा जी मेरा तो जो राशि थी उसका तो 16% ब्याज आपने उसमें निकाल दिया, क्योंकि जब आपने टोटल राशि का ही 16% निकाल दिया तो मेरी राशि पर तो 16% ही ब्याज था, मेरे रुपए जो ब्याज के थे वो तो आ चुके हैं। पर ये दोनों कहेंगे कि जी आपने हमारी राशि का तो अभी सिर्फ 16% ही ब्याज निकाला है, अभी भी 25 टोटल था, तो 9% ब्याज अभी भी हमारा बच गया है। और ब्याज बचा कितना है? 5400। ये 5400 जो ब्याज है ये इन दोनों का 9% है, यानी 9% की वैल्यू 54 है, तो 1% की वैल्यू आप बोलोगे जी 600 हो जाएगी। और इनकी राशि अपने आप में क्या होगी? 100%। अगर 1% की वैल्यू 600 है तो इन दोनों की राशि 100% हो गई। तो इन दोनों ने कितनी राशि उधार दी? 60,000 रुपये। टोटल राशि हमारे पास कितनी है? 80,000। 80,000 में अगर ये दोनों 60,000 रुपये उधार दे रहे हैं तो बच गए कितने? 20,000। यानी जो बचे हुए हैं, क्योंकि 80 में से 60 ही हो गए तो बचे हो गए 20,000। और ये 20,000 रुपये किसने? दूसरे व्यक्ति ने उधार दिए थे। और यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए या कितने रुपए उससे उधार लिए गए, तो आंसर कितना हो गया? 20,000 रुपये। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये दोनों, जहां हमें एलिगेशन से हटके तरीका लगाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एलिगेशन मेथड के और कौन से क्वेश्चन हैं, किस कंसेप्ट पर सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 7600 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहला भाग 6% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरा भाग 7% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करवाएं। यदि दोनों स्थिति में साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो बताओ 4 वर्ष के लिए कितनी राशि जमा करवाई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टोटल रुपए कितने हैं? 7600। ये कहता है 2 भाग बांटकर, पहला भाग जिसमें 6% की दर से 4 वर्ष के लिए उसने जमा करवाया और दूसरा भाग जिसमें 7% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करवाया। कहता है दोनों ही कंडीशन में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब पहली कंडीशन में ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 24% प्राप्त हो गया, क्योंकि दर और समय की गुणा ब्याज होता है। और इधर कितना प्राप्त हो गया? 14%। यानी पहली और दूसरी स्कीम का 24% और 14% बराबर है। तो अगर कोई कंडीशन बराबर हो तो क्या उनका रेशो से रिवर्स हो जाएगा, तो 14% और रेशो इधर कितना आ जाएगा? 24। ये इस तरीके से पहली और दूसरी स्कीम का रेशो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 2 पर कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 12 दूना 24। यानी पहली और दूसरी स्कीम का जो अनुपात है वो कितना है? 7 और 12 है। पूछा हमें गया है कि 4 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि जमा करवाई। यानी इस पहली स्कीम का, क्योंकि 4 वर्ष पहली स्कीम के लिए था तो पहली स्कीम की वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल यूनिट हमारे पास कितना आ गया? 19 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 7600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 19 चौका 76 होता है 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो ये पूछा है 4 वर्ष वाला, तो इसका यूनिट 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2800 रुपये। यानी 4 वर्ष के लिए उसने 2800 रुपये की राशि क्या करवाई है? जमा करवाई है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी जो किए थे और अब कर रहे हैं, ये हम रेशो बेस कर रहे हैं। तो एलिगेशन या बराबर के केस में रेशो का टाइप हम जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जहाँ साधारण ब्याज अगर बराबर है तो ये रेशो बन जाएगा। और रेशो हमेशा किसका बनता है? मूल्य का बनता है। तो मूल्य हम उस रेशो के आधार पर क्या कर देंगे? बांट देंगे। 2 ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो साधारण ब्याज बराबर दे देगा या आपको मिश्र धन बराबर दे देगा। 2 ही कंडीशनें पूछेगा। जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। वही है, साधारण ब्याज बराबर का क्वेश्चन है, पर इसको थोड़ा सा उसने लेंथी कर दिया है हल्का सा, कि एक व्यक्ति ने 28,000 रुपये 2 योजनाओं में बांटकर जमा करवाए। टोटल 28,000 रुपये है, 2 योजनाओं में बांटकर जमा करवाता है। पहली योजना में 5%
वह दूसरी योजना में 4% के हिसाब से उसने जमा करवाए। आगे ये क्या कह रहा है कि यदि पहली योजना में प्राप्त ब्याज का 3/5 दूसरी योजना में प्राप्त ब्याज के बराबर है तो 4% की दर से जमा राशि बताओ। यानी क्या कह रहा है कि पहली योजना में जो प्राप्त ब्याज है उसका 3/5 दूसरी योजना के क्या है, बराबर। यानी पहली योजना का अगर मैं 3/5 कर दूं तो ये क्या है, दूसरी योजना के क्या है, बराबर है। तो इसे हमने सोल्व करना है। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो क्या आ गई, 4 और 3 आ गए। क्योंकि बराबर का केस है तो ये क्या हो जाएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये कह रहा है कि पहली योजना के ब्याज का 3/5 दूसरी योजना के ब्याज के क्या है, बराबर। तो पहले का 3/5 कर दिया, इसके बराबर है, सोल्व किया। बराबर का केस है तो 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर, बाकी चीज़ें कट चुकी हैं। तो अब हमारे पास यूनिट ये है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 आ गई। और जो पूछा है वो 4% की दर से जमा राशि पूछी है। तो 4% की दर से जो जमा राशि था उसका यूनिट कितना है, 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। 12,000 है इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर। तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अंतर ये था कि उसमें डायरेक्ट लिख ही दिया था कि ब्याज बराबर है। यहाँ इसने कह दिया कि पहली योजना का 3/5 है, वो दूसरी योजना के ब्याज के क्या है, बराबर है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। एक व्यक्ति ने 66,800 रुपये की राशि 5% व 4% की दर से वो निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद पहले भाग के मिश्र धन का 3/5 दूसरे भाग के मिश्र धन के बराबर है तो 5% की दर से निवेश राशि बताओ। अब यहाँ क्या हो गया, मिश्र धन दे दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्याज था। अब देखो सिंपल सी बात है, राशि मूलधन अपने आप में क्या होता है, हम सब कहेंगे जी 100% होता है। अगर ब्याज मान लेते हैं, ब्याज हमें 20% प्राप्त हुआ तो हम क्या कहेंगे, मिश्र धन कितना होगा, तो हम कहेंगे जी मिश्र धन होगा 120%। क्योंकि मिश्र धन होता क्या है, जो हमने उधार दिया है वो प्लस जो ब्याज प्राप्त हुआ वो, दोनों मिलाकर मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारे पास है 120% इस कंसेप्ट में। तो यहाँ से 2 स्कीम है, पहली स्कीम में 5% के हिसाब से और दूसरी स्कीम में 4% के हिसाब से। तो हम ये कहेंगे कि पहली स्कीम का मिश्र धन 105% हो जाएगा और दूसरी स्कीम का जो मिश्र धन है वो 104% हो जाएगा। क्योंकि ये ब्याज है, ये 5% है और 4%, और यहाँ जो दे रखा है वो मिश्र धन बराबर दे रखा है। तो मिश्र धन क्या हो गया, अगर ब्याज पूछता तो मैं 5 और 4% उठाता, मिश्र धन पूछा है तो 105 और 104 उठाऊंगा। फिर इसने आगे कह दिया कि 1 वर्ष के बाद पहले भाग के मिश्र धन का 3/5 भाग, यानी पहले भाग के मिश्र धन का 3/5 भाग दूसरे भाग के मिश्र धन के क्या है, बराबर है। तो अब इसे सोल्व करना है। तो वही तरीका सेम, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट गया किस पर, 21 पर। तो ये हो गया 21 दिया 63 बराबर है 104। ये 9 है जोड़, ये 5 जोड़ है, ये सोल्व नहीं होगा, ये सिर्फ 2 पर कटेगा, 3 पर नहीं कटेगा, और ये 3 पर कटेगा। इसका मतलब जो रेशो मेरे पास आ गया वो क्या आ गया, 104 और 63। अगर बराबर का केस होता है तो अनुपात हमेशा उससे रिवर्स हो जाता है। देखिए अब हमारे पास जो यूनिट आ गया, वो टोटल जो यूनिट आ गया वो आ गया 167, और 167 यूनिट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 66,800। 66,800 167 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, और 5% की दर से निवेश राशि पूछी गई। तो 5% की दर से निवेश राशि कौन सी थी, पहली थी। तो इसका 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो ये हमसे देखने से ही पता लग रहा है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अलग तरीके से डिवाइड किया करो। इसका भाग देना तो 16 चौका 64, कितना बच गया 2, और 7 चौका 28, यानी किस पर कट गया,
400 पर कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ चुकी है, हमें पूछा गया है 5% के हिसाब से, तो 104 की जो गुणा करनी है वो किससे करनी है, 400 से। तो जो आंसर आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, 4 चौका 16 और 4 यानी 41,600 रुपये आ जाएगा जो पहली स्कीम में निवेश किया गया है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर ब्याज बराबर कहे तब तो सीधी सीधी जो परसेंटेज है वो बराबर रहेगी। अगर मिश्र धन बराबर कहे तो मिश्र धन का मतलब होता है कि उधार दी गई राशि और ब्याज दोनों मिलाकर मिश्र धन होगा, तो वो राशि और ब्याज दोनों का परसेंट जोड़कर टोटल आएगा। तो राशि हमेशा कितनी होगी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें इसी तरीके से। 32,400 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि 5% की दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर है, तो 3 वर्ष के लिए जमा राशि बताओ। देखो 2 स्कीम है, फिर 2 वर्ष और 3 वर्ष अलग अलग 2 हिस्सों में बांटता है। अगर 2 वर्ष के लिए वो उधार देगा या जमा करवाएगा तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया, 110%। अगर वो 3 वर्ष के लिए जमा करवाएगा 5% की दर से तो ब्याज हो जाएगा 15%, तो मिश्रधन कितना हो गया, 115%। और ये क्या है, बराबर है। तो इसे सोल्व करना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, रेशो बनाऊंगा तो 115 और 110 आ गया। 5 से कटेगा 22 5 110 होता है और 23 5 115 होता है। रेशो जो आ गया वो कितना आ गया, 23 और 22, किसका, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की राशि जो निवेश की गई है वो। तो टोटल यूनिट जो हमारे पास हो चुका है वो कितना हो चुका है, 45। और 45 यूनिट किसके बराबर है, 32,400 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप इस चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस पर कटेगा, ये 7 पर कटेगा। 7 चौका, क्यों 8 करूँगा, 8 से करूँगा तो 8 चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा। 7 से कटेगा तो 7 चौका 28, कितना बच गया, 4, और 7 5 35, कितना बच गया, 9, 90 बच गया। 45 दूना कितना होता है, 90, यानी किस पर कट गया, 720 पर कट गया। डिवाइड हमारा फास्ट होना ही चाहिए। अब जो पूछा गया है वो 3 वर्ष के लिए जमा राशि पूछा गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 720 है, हमें 22 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 720 की गुणा किससे हो जाएगी, 22 से हो जाएगी। जो आंसर आएगा वो 0, 22 दूना 44 और 22 जो 7 होगा 154 और 4 158, यानी 15,840 जो आ जाएगा 3 वर्ष के लिए जमा राशि आ जाएगी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बराबर के केस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये सभी जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो जो रेशो बनता है राशि का उस बेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 49,500 रुपये 3 भागों में बांटकर 6 वर्ष के लिए 10% की दर, 10 वर्ष के लिए 12% की दर व 12 वर्ष के लिए 15% की दर से जमा करवाता है और तीनों में बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ 6 वर्ष के लिए जमा राशि 12 वर्ष के लिए जमा राशि से कितनी अधिक है। अब यहाँ क्या दे दिया, 3 राशियाँ दे दी अलग अलग और ब्याज बराबर दे दिया, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली स्कीम में क्या कहता है कि 6 वर्ष और दर कितनी है, 10%, तो ब्याज कितना हो गया, 60% हो गया। दूसरे में कहता है 10 वर्ष है और दर कितनी है, 12%, तो ब्याज कितना हो गया, 120% हो गया, क्योंकि दर और समय की गुणा ही ब्याज होता है। और तीसरा 12 वर्ष के लिए 15% की दर है, तो 15 और 12 की गुणा हो गई 180, यानी तीसरी स्कीम में ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो 180% है, यानी दर और समय की गुणा। अब ये कहता है तीनों में बराबर ब्याज प्राप्त होता है, यानी पहली स्कीम, दूसरी स्कीम और तीसरी स्कीम का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो अब इसका रेशो बनाना है। ये चीज़ें हम
बहुत डिटेल से रेशो में समझ चुके हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 60 से कट रहा है, 60 एक 60, 60 दूना 120 और 60 तिया 180, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट बराबर है। तो अगर 3 स्कीम है, इसका अगर रेशो लिखना हो तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई हुई है कि रेशो लिखने के लिए पहले का रेशो लिखना है तो पहले को छोड़ दो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6। दूसरे का रेशो लिखना है तो दूसरे को छोड़ दो, बाकी इन दोनों की गुणा कर दो, तो 3 1 3। और तीसरे का रेशो लिखना है तो इस तीसरे को छोड़कर इन दोनों की गुणा कर दो, 2 1 2। यानी बराबर का जब केस होता है तो इस तरीके से हम पहली स्कीम, दूसरी स्कीम और तीसरी स्कीम का रेशो लिख सकते हैं, 6 3 और 2। अब हमारे पास रेशो आ चुका है जो कितना है 11 टोटल, और राशि हमें दे रखी है 49,500, यानी 11 यूनिट की वैल्यू ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो 11 चौका 44, 11 5 55, कितना आ गया 4500 रुपये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। जो पूछा गया है वो ये कि 12 वर्ष के लिए जमा राशि 6 वर्ष के लिए जमा राशि से कितनी अधिक है। तो देखो 12 वर्ष के लिए जो जमा राशि थी वो ये है, और 6 वर्ष के लिए जमा राशि थी वो ये है। तो ये इससे कितनी अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। ये 12 वर्ष के लिए जमा राशि है और ये 6 वर्ष के लिए जमा राशि है, ये इससे कितनी अधिक है, तो ये कितनी अधिक है, इससे 4 यूनिट अधिक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो 4500 की गुणा अगर मैं 4 से करूँगा तो 45 चौका होता है 180, 2 जीरो ये लग जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000। और 18,000 ही इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। क्लियर है। तो ये जो लास्ट क्लास से हमने शुरू किया था कि रेशो बेस, एलिगेशन बेस, बराबर के बेस जो क्वेश्चन होते हैं साधारण ब्याज के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो टाइप हैं या आगे का नेक्स्ट जो भी टाइप होगा उससे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं हर वीडियो के बाद करता हूँ कि अपना चैनल समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।